सुगर्स पिछले 4 से 5 दिनों से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि पिछले 5 सेशंस के अंदर कंपनी ने लगभग 5 से 6% के रिटर्न दिए हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर बड़े ही भोले होते हैं, रिटर्न्स को ज्यादा देखते हैं कि भैया क्यों कंपनी भागी, तो चलो इस पर एंट्री करना स्टार्ट कर दे। लेकिन किसी भी कंपनी पर एंट्री करने से पहले कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। एक आर्टिकल जब भी ये कंपनी में बड़ा मूव आता है, अचानक से 5%, 4% या कई बार 10% का भी आता है, तो एक आर्टिकल सबसे पहले आपके सामने आता है गूगल रिसर्च पर या जीटीएल इंफ्रा के शेयर्स के नीचे ही आपको देखने को कई बार मिल जाता है। वो आर्टिकल बताता है LIC बैक्ड जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिए 10% के रिटर्न। LIC बैक्ड जीटीएल इंफ्रा या फिर यूनियन बैंक बैक्ड जीटीएल इंफ्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनीज का, इन बैंक्स का जीटीएल इंफ्रा को साथ है कोई बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स इन पॉइंट्स को समझता है कि भैया इन कंपनीज ने क्या जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे आप लोग जा रहे हो। सही तरीके से यहां पर समझते हैं चीजों को। पिछले 5-6 साल के अंदर जीटीएल इंफ्रा ने कई बार ऐसा किया है, एक छोटा मोटा रिटर्न दे जाता है, छोटी मोटी रैली दे जाता है और रिटेलर बहुत आसानी से वहां पर घुस जाते हैं। कंपनी ने 9 दिसंबर को एक अपडेट जारी करी, एनसीएलटी डिसमिस करती है कैनरा बैंक की पिटीशन को, जो कि कैनरा बैंक ने एनसीएलटी में एक पिटीशन डाली थी जीटीएल इंफ्रा के अगेंस्ट में कि भैया इन्होंने हमारे ड्यूज का सेटलमेंट अभी तक नहीं किया है। तो जीटीएल इंफ्रा इसके ऊपर एक्शन लेता है और अपडेट कंपनी देती है 9 दिसंबर को। इस पूरे अपडेट को मैं एक बार आपको यहां पर समझा दूं। कंपनी बताती है कि 25 सितंबर को हमने एक रिसीट यहां पर दी है ओटीएस सैंक्शन को लेकर के, कैनरा बैंक से मिलती है। ठीक है, कंपनी ने बताया है कि भैया हम सारे पेमेंट सेटल कर चुके हैं, सारे ड्यूज जो है, डिस्प्यूट जो है कैनरा बैंक के साथ वो ऑलरेडी सेटल्ड है। और इसके लिए कंपनी मांग करती है कि कैनरा बैंक अपनी इस पिटीशन को जो है विदड्रॉ कर ले एनसीएलटी से। तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करती है और ये पिटीशन विदड्रॉ कर ली जाती है। बस इतनी सी अपडेट है। 27 नवंबर को ये पिटीशन जो है विदड्रॉ कर ली जाती है, जिसकी अपडेट कंपनी ने 9 दिसंबर को दी है। और कंपनी ये भी बताती है जीटीएल इंफ्रा कि हमारे फाइनेंशियल्स पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब भैया जब तुम्हारे फाइनेंशियल है ही नहीं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप फाइनेंशियल्स पर जाओगे तो आपको नजर आएगा कि पहले तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन इतना नहीं, कई कंपनीज होती है मार्केट में जो लॉस मेकिंग होती है। इसके अलावा कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल्स भी कुछ खास आपको दिखेंगे नहीं। खास तो क्या मतलब, कंपनी में कुछ ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है। कंपनी एक फ्लैट रिवेन्यूज पर चलती है। कंपनी का ओपीएम परसेंटेज काफी अनसर्टेन है, जिसकी वजह से कंपनी के बाकी के डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट हाई होने की वजह से कंपनी का टैक्स जीरो है, यानी कि कंपनी डिलेड टैक्स पर चल रही है, जिसकी वजह से पहले ही कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है वो माइनस में हो जाता है। तो अगर कंपनी डिलेड टैक्सेस पे है, अगर उसको भी ऐड कर लिया जाए, जो कंपनी इस समय 200 करोड़ के ऊपर के लॉसेस पर है, तो ऐसे में कंपनी के लॉसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी फाइनेंशियली पानी में है, बहुत ज्यादा वीक है। अब जब कंपनी फाइनेंशियली वीक है तो आपको और भी पॉइंट्स इवैल्यूएट करने चाहिए, यानी कि आपको कंपनी के रिजर्व्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कंपनी के रिजर्व्स कैसे हैं? कंपनी के रिजर्व्स भी लगातार माइनस में जाते जा रहे हैं, कंपनी की बोरिंग्स भी लगातार स्टेगनेंट है। ठीक है, रिजर्व्स कंपनी के लगातार माइनस में जा रहे हैं। अब जब रिजर्व्स और बोरिंग्स आपने देखी तो आप देखते हो कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों ही कंपनी का माइनस में है। इसके बाद आप आते हो कंपनी के डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो भैया डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल कंपनी के कैसे हैं? तो कंपनी का डेटर डेज अभी रिसेंटली काफी कम हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 25 में, 26 का डाटा भी नहीं आया है। लेकिन कंपनी के कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो नेगेटिव में है, 2519 नेगेटिव में कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे है, जो कि बहुत खराब चीज है। ये है कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। इसके अलावा एक चीज और आपको यहां पर दिखेगी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि बैंक्स, LIC आपको यहां पर इन्वेस्टेड दिखेंगे अंडर DIIs।
जो कि आपको बताते हैं, कई बार रिटेल इन्वेस्टर इस चीज को देख करके कहते हैं भैया अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट करें। लेकिन इन्होंने कंपनी का जो होल्डिंग है वो डेट कन्वर्जन में लिया हुआ है। अगर आप इस आर्टिकल को रीड करोगे यहां पर आपको क्लियर कट नजर आएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी ने जो शेयर्स ले रखे हैं वो डेट कन्वर्जन के अंडर लिए हुए, सब्सटैंशियल स्टेक ड्यू टू डेट कन्वर्जन। इसी वजह से बैंक्स के पास कंपनी में होल्डिंग है और कोई रीजन नहीं है। कंपनी अच्छी नहीं है इसी वजह से इन्होंने होल्डिंग नहीं रखी हुई, बल्कि कंपनी में डेट है, कर्जा है जो ये चुका नहीं पा रहे हैं। इसी कन्वर्जन के लिए इन्होंने इक्विटी कन्वर्जन किया हुआ है डेट को लेकर के। यानी ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। बट आप कहते हो कि भाई कभी कभी एक रैली मिल जाती है तो उसमें क्या नुकसान है? बिल्कुल नुकसान कोई नहीं है, बट दिक्कतें ये आती हैं कि वो रैलीज आपको ना नुकसान ऐसे कुछ इस तरीके से देती है। अगर आप 5 साल में देखोगे तो कंपनी ने कई बार, एक बार यहां पर, एक बार यहां भी, एक बार यहां पर भी बड़ी बड़ी रैलीज दी हैं, लेकिन उसके बाद में पंप और डंप यानी कि अपर सर्किट और फिर लगातार लोअर सर्किट, एंट्री करने का मौका कभी कभी दिया बट उसके बाद एग्जिट करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। और जिन्होंने यहां पर एंट्रीज करी होगी लोअर सर्किट में, ये सोच करके कि भैया वापस से तेजी मिलेगी, तो रिटेलर्स यहां पर फंसते चले जाते हैं। लेकिन रैलीज बन रही है तो भैया वो क्यों बन रही है? उसका रीजन है कंपनीज के पुराने बेसिस। फॉर एग्जांपल अभी पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 5% की रिटर्न दिए। अगर आप जिस लेवल से लगभग ₹1.05 के आसपास से देखोगे तो कंपनी ने ये छोटा सा रिटर्न दिया रिसेंटली 5% का। ये सभी लेवल्स पुराने रिस्ट्रिक्शन, पुराने बेसिस है। तो जब भी ये स्टॉक ऊपर से नीचे डंप होता है, जहां पर डंप हो रहा है वहां इसका पुराना बेस नजर आता है तो ये एक रैली की तरफ चले जाता है छोटी सी, और उसके बाद वापस से गिरावट में आ जाता है। यही कहानी कंपनी ने यहां पर भी दिखाई, यही कहानी कंपनी ने अभी इधर भी दिखाई है। अब इन चीजों को समझने के लिए एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत बुरे हैं। कंपनी में प्रमोटर तो है ही नहीं। प्रमोटर ने रिसेंटली जून के क्वार्टर में अपना पूरा जो है रिवोक कर दिया था प्लेस डाटा। प्लेस डाटा प्रमोटर का 3% की होल्डिंग पे 100% है। 100% प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है, लेकिन जून में कंपनी ने उसको रिवोक किया, सितंबर में फिर से इन्वोक कर दिया था 100% होल्डिंग को प्लेज। तो जब भी इस तरह की चीजें आपको कंपनी के प्रमोटर पर दिखती हैं, हायर इनकम्बरेंस या पर प्लेज, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो अंडर कर्जे में है और वहां आपको बच के रहना चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो जीरो है या नेगेटिव्स के अंदर है। अब आओ चार्ट पर। जब भी आपको चार्ट देखते हो और कोई ऐसी कंपनी जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी आप ले लो, चाहे आप इन्फोसिस लो या आज की डेट में जीटीएल इंफ्रा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी XYZ आप कंपनी लो, कोई भी चार्ट अपने पुराने रेस्ट्रिक्शंस को रेस्ट्रिक्शन ही रहने देता है, फिर बाद में उनको बेसिस बनाता है हैंगिंग बेस के साथ में। फॉर एग्जांपल ये एक एक्स लेवल है, ये वाई है और ये जेड है। ये 3 ट्रेंड आपके पास में, इनके अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 100 रुपए पे, ये है 200 पर और ये है 300। ठीक है, स्टॉक ने क्या किया, यहां से चढ़ना स्टार्ट किया, यहां वाई पर आकर के ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट होता है तो स्टॉक क्या करेगा, एक हैंगिंग बेस लेगा। हैंगिंग बेस लेने के बाद में ये वापस से एक रैली देता है और जेड के रिस्ट्रिक्शन पर चला जाता है। वहां से क्या करता है, स्टॉक ने नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, और क्योंकि वाई आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन था, इस वजह से यहां पर एक बेस लेने के बाद में वापस से एक रैली की तरफ जाता है टुवर्ड्स जेड। अब जेड क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, वापस से यहां पर एक हैंगिंग बेस लेगा और फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, इस तरह से चलते हैं आपके चार्ट्स। अब मान लो न्यूज कोई बहुत ही खराब कंपनी में है, कोई ऐसी कंपनी जो न्यूज बेस पर भी काम करती है, वो बहुत खराब न्यूज पर आती है, तो स्टॉक क्या करेगा, ए से नीचे गिरेगा, जेड पर थोड़ी सी रिकवरी शो करेगा कि भैया मैं यहां से वापस से भागने वाला हूं। लेकिन न्यूज इतनी बुरी है कि वो जेड पर ना इंपॉर्टेंट बेस नहीं बना पाएगा और वहां से भी नीचे ड्रॉप कर जाएगा। और ड्रॉप करने के बाद जब वो वापस से वाई पर आएगा, जो कि इसका पुराना रेस्ट्रिक्शन भी रहा है और पुराना बेस भी रहा है, तो यहां क्या दिखाएगा, एक रैली दिखाने की कोशिश करेगा जो शायद से अपने जेड पॉइंट की तरफ वापस से आए। ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉल अभी भी बन रहा है, क्योंकि आपके पास अभी भी यहां पर सेल ऑफ की कैंडल्स आ रही हैं, तो उस कंडीशन पर अगला फॉल जो आपका आएगा वो बन जाएगा वापस से एक्स की तरफ, जहां से आपने शुरुआत करी थी।
इस तरीके से चलते हैं आपके चार्ट्स, और जीटीएल इंफ्रा भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब भी आपको रैलीज दिखती हैं तो उसके चार्ट्स ही पीछे के रीजन होते हैं। पिछले 5 सेशन में अगर आपको 5% के रिटर्न मिले हैं तो चार्ट पर जरूर जाकर के देखना ये छोटी मोटी जो रैली स्टॉक ने बनाई 5% की, ये किन लेवल से शुरुआत करी, और वो वही लेवल जहां पर इसने बेस लेकर के छोटी रैली दी है वो पहले क्या रहे हैं स्टॉक के इंपॉर्टेंट बेस और पुराने रिस्ट्रिक्शन। बहुत कुछ सीखने को आपको वहां पर मिलेगा, और यही मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम चार्ट्स कहते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसको सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मुश्किल भी है बट आसान भी है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप जब तक सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक मुश्किल ही रहेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।